हाँ बेटा नमस्कार। आज 11th क्लास का बायोलॉजी का अपना अगला लेक्चर है और इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर का अगर ध्यान करें तो हम लाइकेन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लाइकेन में लाइकेन यानी सहवाग। तो उस लाइकेन या सहवाग में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? लाइकेन क्या होते हैं, कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है, यानी ये सहजीवन है किसका? कवक और सहवाग का। फिर उसके बाद हमने प्रकार पढ़े थे तीन। क्या क्या नाम थे तीनों के? जो सहवाग होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, परपटी में, पर्णिल और छुपिल। तीन प्रकार पढ़ने के बाद फिर संरचना पढ़ी थी। लाइकेन की संरचना में कितने भाग पाए जाते हैं? तीन, ऊपरी बलकुट, मध्यांश और निचला बलकुट। ऊपरी और निचला जो बलकुट होता है वो कवक तंतुओं के सघन रूप से व्यवस्थित होने से बनता है। निचले बलकुट के जो कवक तंतु होते हैं उनसे मूलिकाएं विकसित होती हैं। और मध्य भाग कैसा होता है? शिथिल रूप से व्यवस्थित कवक तंतुओं का एक जाल होता है जिसको कवक जाल कहते हैं। और उस कवक जाल में क्या धसी रहती है? शैवाल कोशिकाएं। ठीक है। अब संरचना के बाद अपन पढ़ते हैं क्या? आर्थिक महत्व। तो क्या पढ़ेंगे? शैवाल का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व क्या है? आर्थिक महत्व का अर्थ क्या है? पहले तो अपन ये समझते हैं। आर्थिक महत्व का बेटा अर्थ होता है कि कोई भी जीव मानव जीवन को या प्रकृति को किन किन कारणों से हानि पहुंचाता है और किन किन कारणों से किस किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है। तो आर्थिक महत्व में लाभ और हानि दोनों पढ़े जाते हैं। हालांकि उनको हम दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लाभदायक आर्थिक महत्व और हानिकारक आर्थिक महत्व। ठीक है। और यदि चाहो तो आर्थिक महत्वों को डिवाइड न करते हुए सबको एक साथ पढ़ सकते हैं, ये अपने ऊपर है। आर्थिक महत्व में देखते हैं एक एक करके। जैसे हम पहला एक बिंदु लेते हैं। सबसे पहले जो सहवाग हैं लाइकेन, उनमें जैसे एक नाम लेते हैं हम सेट्रेलिया, आइसलैंड का। किसका नाम है ये? एक सहवाग का, सेट्रेलिया आइसलैंड का। सेट्रेलिया आइसलैंड का को कहा जाता है आइसलैंड मॉस। दूसरा नाम क्या है बेटा इसका? आइसलैंड मॉस। आइसलैंड मॉस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि आइसलैंड में इस सहवाग को गेहूं के आटे के साथ मिलाकर के भोजन के रूप में खाया जाता है। यानी सेट्रेलिया आइलैंड का जो सुखाए होता है उसको सुखा करके उसको पीस के उसका जो पाउडर बनता है, चूर्ण बनता है, उस चूर्ण को गेहूं के आटे के साथ मिलाकर के खाया जाता है। इसलिए सेट्रेलिया आइलैंड का को क्या कहते हैं? आइलैंड मॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलैंड मॉस। दूसरा नंबर एक और लेते हैं। एक सहवाग है रोसेला। क्या नाम है? रोसेला। रोसेला सहवाग से एक रंजक प्राप्त होता है जिसका नाम होता है ओरेसीन। क्या प्राप्त होता है? ओरेसीन रंजक। और इससे प्राप्त होते हैं क्या? लिटमस। क्या प्राप्त होते हैं बेटा? लिटमस। ठीक है। ओरेसीन रंजक और लिटमस किससे प्राप्त होता है? रोसेला नामक सहवाग से। और रंजक क्या होते हैं? रंजक होते हैं डाई। अंग्रेजी में अगर बोले तो डाई बोलते हैं कलर, रंगने वाले कलर। तो ओरेसीन रंजक प्राप्त होता है। और लिटमस क्या होते हैं? लिटमस किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्र होते हैं। पत्र माने कागज जैसे टुकड़े, तो वो लिटमस कहलाते हैं।
ठीक है। तीसरा महत्व पढ़ें, एक है पेल्टीगेरा कैनाइना। एक अगला सहवाग कौन सा है? पेल्टीगेरा कैनाइना। इसका उपयोग कुत्ते के काटने पर, कुत्ते के काटने पर दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी पेल्टीगेरा कैनाइना का उपयोग कुत्ते के काटने पर उपचार में दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और जो दवा के रूप में उपयोग होता है उसका नाम है लोबेरिया। क्या नाम है सहवाग का? लोबेरिया। लोबेरिया सहवाग को फेफड़ों के रोगों से संबंधित, फेफड़ों के रोग में उपयोग, इसमें उपयोग किया जाता है। फेफड़ों के रोग में उपचार के रूप में लोबेरिया सहवाग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। एक और ले सकते हैं अपन, पांचवा जैसे एक है क्लेडोनिया रेंजीफेरा। क्लेडोनिया रेंजीफेरा नामक जो सहवाग है इसका उपयोग एक तो बारहसिंगा व अन्य पशु किसमें उपयोग करते हैं? चारे के रूप में। किसमें उपयोग करते हैं? चारे के रूप में। तो क्लेडोनिया रेंजीफेरा को मुख्य रूप से बारहसिंगा का भोजन है ये, इसलिए इसको रेंडियर मॉस कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेंडियर मॉस। इसका दूसरा नाम रेंडियर मॉस, दूसरा नाम है इसका। ठीक है। रेंडियर किसके लिए लिया जा रहा है? बारहसिंगा के लिए। तो बारहसिंगा का भोजन है इसलिए इसको रेंडियर मॉस कहते हैं। इसके अलावा ये तो कैसे उपयोग हो गए? जो जीवों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, मानव या पशुओं के लिए। आगे इसमें क्या होता है? अब आते हैं पारिस्थितिक महत्व। पारिस्थितिक महत्व का अर्थ क्या है? पारिस्थितिक जो शब्द है, पारिस्थिति में क्या क्या आता है? वायु, जल, मृदा, ये सारी चीजें किसमें आती है? पारिस्थिति में आती है। तो पारिस्थितिक महत्व इसका क्या होगा? सबसे पहला कि एक तो जो सहवाग होते हैं वो वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। वायु प्रदूषण के सूचक का अर्थ हो गया कि ऐसे स्थान जहां पर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि क्या है? प्रदूषित गैस है, वायु को प्रदूषित करती है। तो ऐसा वातावरण जहां पर इस गैस की अधिकता होती है SO2 की, उन स्थानों पर सहवाग नहीं उगते हैं। ठीक है। तो यदि किसी स्थान पर सहवाग नहीं विकसित हो रहा है, हो नहीं पा रहा है, इसका मतलब वहां की जो वायु है, वहां का जो वातावरण है वो कैसा है? प्रदूषित है, उसमें SO2 गैस की सांद्रता अधिक है। तो एक तो वायु प्रदूषण का सूचक। दूसरा इसमें क्या होता है? मिटा दूं इनको। अब दूसरी आर्थिक महत्व को समझने के लिए आप थोड़े से दो शब्द समझिए। एक तो होता है पुरोगामी वनस्पति, ठीक है, और एक होता है चरम समुदाय। दो शब्द। हम ये मान लें
कि कोई ऐसा स्थान जहां पर वनस्पति उपस्थित नहीं है पहले से, यानी कैसा है, वनस्पतिहीन क्षेत्र है। जैसे चट्टान का उदाहरण ले लें, चट्टान पर वनस्पति नहीं है, तो वहां वनस्पतिहीन क्षेत्र में सबसे पहले विकसित होने वाली या स्थापित होने वाली या उगने वाली जो वनस्पति होती है उसको कहते हैं पुरोगामी वनस्पति। ठीक है, पुरोगामी वनस्पति के रूप में सदैव क्या होते हैं, सहवाग होते हैं। क्या होते हैं, सहवाग। ठीक है, अब क्या हुआ, सहवाग हो गए। वहां पे सहवागों की जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा सहवाग कुछ अम्लों का निर्माण करते हैं और अम्लों के द्वारा क्या होता है, जो चट्टान है उसका डिकम्पोज करता है वो चट्टानों को। डिकम्पोज का मतलब है चट्टानों का अपघटन करना, उनका क्षरण करना। तो धीरे धीरे चट्टान खंडों में टूटने लग जाते हैं, खंड और छोटे खंडों में टूटते हैं। इस तरीके से लगातार खंडों में टूटने से चट्टानों से कण निर्मित हो जाते हैं जो कहलाते हैं मृदा कण। उन मृदा कणों में क्या होगा, जब सहवाग की मृत्यु होगी तो उसका जो सुकाय है वो वहां पर अपघटित होगा। अपघटित होने से उन मृदा कणों में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ बढ़ते जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ जब मृदा कणों में मिक्स हो जाते हैं तब निर्माण हो जाता है किसका, मृदा का। अब उस मृदा में सहवाग के बाद फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट उगने लग जाते हैं, वो भी मृत होकर उसी में मिल जाएंगे, मृदा की मात्रा बढ़ेगी। फिर वहां पर अनावृत बीजी उगना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे आवृत बीजी। तो कुल मिलाकर के फिर आवृत बीजी वहां पर स्थापित हो जाते हैं लंबे समय के लिए। तो जो अंतिम वनस्पति स्थापित होती है वो कहलाती है चरम समुदाय। ठीक है, कौन सी वनस्पति ये हो गई, अंतिम वनस्पति। तो पुरोगामी वनस्पति से चरम समुदाय, यानी सबसे पहले उगने वाली वनस्पति से अंतिम वनस्पति तक की जो प्रक्रिया है विकास की, ये प्रक्रिया कहलाती है क्या, अनुक्रमण। क्या कहलाती है बेटा, अनुक्रमण कहलाती है। तो ध्यान रखिए कि जो पारिस्थितिक महत्व में सबसे बड़ा महत्व लाइकेन का क्या होता है कि अनुक्रमण की क्रिया में पुरोगामी वनस्पति के रूप में सहवाग होते हैं। ये चट्टानों पे उग करके किसका निर्माण करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं, ताकि किसका स्थापित हो सके, चरम समुदाय वहां पर स्थापित हो सके। ठीक है, तो पारिस्थितिक महत्व कितने हो गए, दो। एक ये हो गया और एक अभी हमने बताया था SO2 यानी वायु प्रदूषण का क्या होता है, सूचक होता है। और उससे पहले 5-6 जो आपको बताए थे वो क्या है, वो भी आर्थिक महत्व है, लेकिन उनका उपयोग जीवों द्वारा किस तरीके से किया जाता है वो बताया था आपको। ठीक है, तो यहां तक अपना दूसरा चैप्टर पूरा हो जाता है ना। क्या हो गया, दूसरा चैप्टर यहां तक पूरा हो गया। अब आपको पहले और दूसरे चैप्टर के नोट्स में PDF फाइल करके ग्रुप पर डाल दूंगा, आप अपना फेयर उसको कर लेना। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं अपना तीसरा चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है वनस्पति जगत। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है बेटा, वनस्पति जगत। अंग्रेजी में अगर इसको कहें तो क्या कहेंगे, प्लांट किंगडम। ठीक है, फिर से हम दूसरे चैप्टर में आते हैं, वहीं से तीसरे को हम शुरू करेंगे, कनेक्ट करना है इसको हमें। आर्यभट्ट की पंचजगत प्रणाली में हमने कितने जगत पढ़े थे, 5। कौन कौन से, नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 क्या था, फंजाई,
नंबर 4 प्लांटी, नंबर 5 एनिमेलिया। ये 5 जगत थे। अब हम शुरू करें तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में हम कौन सा जगत पढ़ेंगे? इस चौथे जगत को पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? प्लांटी। RH विटेकर के जो प्लांटी जगत है उसमें किसको सम्मिलित किया गया था? हम जो लक्षण पढ़े थे उसमें क्या आया था? सभी स्वयंपोषी पौधों को। स्वयंपोषी का मतलब क्या हो गया? वनस्पति हो गई, यानी वनस्पति जगत हो गया। वनस्पति जगत को आगे जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने 5 समूहों में फिर से बांट दिया था। ये 5 समूह कौन कौन से हैं? पहला समूह था शैवाल, दूसरे समूह का नाम है ब्रायोफाइटा, तीसरे समूह का नाम है टेरिडोफाइटा, चौथे समूह का नाम है अनावृत बीजी और अगले का नाम है आवृत बीजी। इस तरीके से कितने समूह हो गए? 5। इन 5 समूहों को हमें किसमें पढ़ना है? वनस्पति जगत में पढ़ना है। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो ये जो जगत, ये जो 5 समूह बनाए हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये इसी क्रम में रहते हैं। सबसे पहली बात क्रम का ध्यान रखना, पंचजगत वर्गीकरण का क्रम यही रहेगा, ऊपर नीचे नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रम बनाया है ये जीवों के विकास के आधार पर बनाया है। जिस तरीके से जीवों का विकास होता गया उस तरीके से इन जगतों के नाम बढ़ते गए। ऐसे ही यहाँ पर पादपों का विकास होता गया, तब ये 5 समूह बनाए, यानी विकसित अवस्था में है ये। अब हम ये जो एरो का निशान लगाया है इसमें जैसे ऊपर लिखते हैं हम सरलता, तो नीचे क्या आ जाएगा? जटिलता, यानी सरलता से जटिलता की ओर का विकास है। इसमें इसका अर्थ क्या लगाएंगे हम कि इसमें सबसे पहले शैवाल विकसित हुए, शैवालों के बाद फिर ब्रायोफाइटा का विकास हुआ, उनसे फिर टेरिडोफाइटा का विकास हुआ, फिर अनावृत बीजी का विकास हुआ और फिर आवृत बीजी का विकास हुआ। ठीक है बेटा, ये विकास की अवस्था है। इन 5 समूहों में अब इसको अपन छोड़ दें, यहाँ अपन का मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? 5 पे, क्योंकि इस चैप्टर में ये 5 है। इसमें अगर अपन बात करें शैवाल की, तो विकास की अवस्था में शैवाल जो होते हैं उनको सबसे पहले क्यों रखा गया है? कैसे मान लिया कि शैवालों का विकास सबसे पहले हुआ था? तो मानने का कारण ये है कि सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति, जीव का मतलब चाहे वो जंतु हो या पादप हो, जीवों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? समुद्र से मानी गई है। ये हमारे ग्रंथों में भी मिलता है, जो पौराणिक ग्रंथ हैं, अपने धर्म ग्रंथ हैं, और वैज्ञानिक भी इसी बात को मानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? समुद्र से हुई है। समुद्र का अर्थ ये हो गया कहाँ से हुई? जलीय आवास से। किससे हुई? जलीय आवास से। और जो शैवाल होते हैं, शैवालों का भी आवास कौन सा है? जलीय आवास होता है इनका। कैसा आवास होता है? जलीय आवास। फिर आगे ब्रायोफाइटा, ये भी जलीय आवास में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा उभयचर कहलाते हैं ये पादपों के, क्यों? क्योंकि जल और स्थल दोनों पे मिलते हैं। अनावृत बीजी स्थलीय हो गए, आवृत बीजी स्थलीय हो गए। तो जलीय आवास से धीरे धीरे पौधों का विकास किस तरफ हुआ? स्थलीय आवास की ओर। इसलिए शैवालों को सबसे सरल पादप मानते हैं और आवृत बीजी को सबसे जटिल पादप माना जाता है। ठीक है, अब इसमें अपन शुरू करते हैं सबसे पहले किसको? शैवाल। एक एक करके 5 पढ़ने हैं हमें। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, पहला समूह है शैवाल। शैवाल को बेटा अंग्रेजी
क्या कहते हैं, एल्गी। तो शैवालों के लिए कुछ प्रारंभिक बातें हैं, वो करते हैं पहले अपन। जैसे पहला बिंदु आता है कि शैवालों का अध्ययन, या दूसरे तरीके से परिभाषा दें, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है शैवाल विज्ञान। क्या कहलाता है, शैवाल विज्ञान। और शैवाल विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया, शैवालों का जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी कहलाता है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, एक नाम आता है इसमें FE फ्रिस। क्या नाम आता है, FE फ्रिस। FE फ्रिस को कहते हैं शैवाल विज्ञान का जनक। क्या कहते हैं, शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको, FE फ्रिस को। अंग्रेजी में कहें तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी, जिसको कहते हैं FE फ्रिस को कहते हैं। चलिए एक और नाम आता है इसमें MOP अयंगर। क्या नाम है, MOP अयंगर। MOP अयंगर को क्या कहते हैं, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, यानी फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। इसको कहेंगे MOP अयंगर को कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि FE फ्रिस ने तो क्या किया, विश्व स्तर पर शैवाल विज्ञान को स्थापित किया, यानी शैवाल विज्ञान की जो एक ब्रांच है, जीव विज्ञान की एक शाखा है, इसको आरंभ किया था। और भारत में किसने आरंभ किया था, MOP अयंगर ने आरंभ किया था। इसलिए इनको भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक और FE फ्रिस को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोनों में अंतर बिल्कुल ध्यान रखने आपको, ये भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं और ये शैवाल विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, 3 बातें हैं। जैसे शैवाल को जब हम शुरू करते हैं तो इसमें शैवाल विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल विज्ञान के जनक FE फ्रिस हैं और भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक MOP अयंगर हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं शैवालों के मुख्य लक्षण। क्या आ जाते हैं, शैवालों के मुख्य लक्षण। तो अब अपन शैवालों के मुख्य लक्षण एक एक करके देखते हैं। शैवालों के मुख्य लक्षणों में क्या है, यहीं से शुरू करें। पहला पॉइंट, सबसे पहली बात, जो शैवाल होते हैं, शैवाल, इनको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, काई कहते हैं। क्या कहते हैं, काई। ये आपने खूब देखी है काई, कहीं तालाब, पोखर, झील जो होती है वह काई लगी रहती है। काई जल पे तैरती हुई भी देखी होंगी आपने। नालियां जो होती है जहाँ पानी
सदैव रहता है वहां काई लगती है। कहीं ऐसी दीवार जहां पानी पाइप नहीं होता है, पानी छत से वैसे ही आता है, खुले में नीचे गिरता है बरसात का, तो बरसातों में उन स्थानों पर क्या लग जाती है, काई लग जाती है। तो जो काई होती है उसी को क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा बिंदु हम यहीं से निकालेंगे। कैसे? काई अगर इसको कहते हैं तो इसका मतलब काई कहाँ लगती है, जहां पे पानी होता है, जहां पे जल होता है। तो इसका मतलब दूसरा नंबर क्या हो गया, शैवाल कैसे आवास में होते हैं, जलीय आवास में, जलीय आवास में उगते हैं। ठीक है, यहीं से दूसरा शब्द आ गया। काई हमेशा कहाँ बनती है, कहाँ उगती है, जल में, जलीय आवास में, जल स्रोतों में। तो इसका मतलब शैवालों का आवास कैसा हो गया, जलीय आवास हो गया। जलीय आवास को भी आगे हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन सा? एक होता है लवणीय, लवण या लवणीय आवास, और एक होता है अलवणीय आवास। अलवणीय आवास का अर्थ होता है मीठा पानी। मीठा पानी जैसे नदी, तालाब, झील, पोखर, ऐसी जगह जहां पर बरसात का पानी आता है वो आता है किसमें, अलवणीय में। और लवणीय जल का अर्थ होता है खारा पानी। इसका एक ही उदाहरण होता है मुख्य रूप से समुद्र, है ना। लवणीय जल अगर शब्द आ रहा है तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, समुद्र होता है। चलिए तीसरा नंबर होता है कि शैवाल का पादप काय। शैवाल का पादप काय यानी शरीर पादप का वो कैसा होता है, शुकायक होता है। शुकायक होता है। शुकायक का अर्थ क्या होता है, शुकायक या शुकाय, अंग्रेजी में कहते हैं इसको थैलस। क्या कहते हैं, थैलस। शुकाय का अर्थ क्या होता है, शुकाय का अर्थ होता है ऐसे पादप काय जिनको जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सके, उनको शुकाय कहा जाता है। काई आपने खूब लगी हुई देखी है, तो काई क्या है, पादप है। काई क्या है, पादप। लेकिन उस पादप में कभी भी आपने उसकी जड़, तना या पत्ती अलग अलग दिखाई नहीं देगी, अलग अलग उसका विभेदन नहीं होता, तो वो कैसे हो गए, शुकाय हो गए। शुकाय में और भी वनस्पति आती है जैसे ब्रायोफाइट। इसके बाद दूसरा समूह हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा भी कैसे होते हैं, शुकायक होते हैं, क्योंकि उनमें भी जड़, तना और पत्ती का विभेदन नहीं होता है। एक पंच जगत प्रणाली में हमने फंजाई जगत पढ़ा था। फंजाई में क्या आते हैं, कवक आते हैं, है ना। वो उनका भी जो शरीर है वो कैसा होता है, शुकायक होता है। यानी आप ध्यान रखिए, किसी भी पौधे में जब उसकी जड़, तना और पत्ती में विभेदन नहीं हो सकता जीवन की किसी भी अवस्था में, तब हम उसको क्या कहेंगे, शुकाय कहते हैं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या होता है कि शैवाल शुकाय कैसे हो सकते हैं, एक कोशिकी हो सकते हैं, कॉमा तंतुनुमा हो सकते हैं, है ना। एक कोशिकी का मतलब पूरा शैवाल काय किसका बना है, एक कोशिका का, या एक कोशिका से अधिक कोशिका एक रेखिक क्रम में जुड़ जाए तो वो कैसा हो जाएगा, धागेनुमा संरचना यानी तंतुनुमा संरचना, अथवा कैसे हो सकते हैं, बड़े आकार।
व बड़े आकार के हो सकते हैं। बहुत सी काई आपने ऐसी देखी होगी जो पानी की सतह पर एक पपड़ी के रूप में फैली रहती है और तैरती रहती है, तो वो बड़े आकार की होगी। तो एक कोशिकीय तंतुनुमा या बड़े आकार के शैवालशुकाय हो सकते हैं। ठीक है, आगे पांचवें नंबर में अपन लिखते हैं शैवाल कैसे होते हैं, स्वयंपोषी। हालांकि इस बिंदु को लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम चैप्टर का नाम क्या पढ़ रहे हैं, वनस्पति जगत, और वनस्पति अपने आप में संपूर्ण वनस्पति कैसी है, स्वयंपोषी है। तो स्वयंपोषी को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं किस पर, ये इसके बाद में जनन की कुछ बिंदु ले लेते हैं। जैसे शैवालों में जनन, कायक, अलैंगिक, व लैंगिक विधियों से होता है। यानी जो जनन की विधियां हैं वो मुख्य रूप से कितनी होती हैं, अगर सभी जीवों के लिए बात करें तो मुख्य रूप से ये जनन की विधियां होती हैं दो प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लेकिन जब वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं तो अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार होता है कायिक जनन, लेकिन इसको वनस्पति जब पढ़ते हैं तो उसमें अलग से निरूपित किया जाता है, अलग से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें जनन के प्रकार वनस्पति में कितने पढ़ते हैं, 3। कौन कौन से, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, शैवालों में जनन तीनों विधियों से होता है। अब आगे क्या आएगा, कायिक जनन किस तरीके से होगा, उन विधियों के नाम क्या हैं, अलैंगिक जनन किस तरीके से होता है, उन संरचनाओं का नाम क्या है जिनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन किस तरीके से होगा, इसमें नर और मादा जननांगों के नाम क्या हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो उनके एक 2 पॉइंट अभी तीनों विधियों के और आएंगे। ठीक है बेटा, आज का वीडियो अपन यहीं पर छोड़ते हैं। कल हम इस पॉइंट से आगे चलेंगे। यहाँ तक आप देख लीजिए, पूरा रफ में उतारते जाइए। नोट्स के PDF जो भेजेंगे जब शेयर कर लेना आप इस पॉइंट से आगे हम कल बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।